प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 में हम लोगों ने सारी चीज़ों की डेफिनेशन देखी थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए और उसके माइनर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। पेशेंट का जो डोनर है उसका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और जो रेसिपिएंट है उसमें किन किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आप लोगों को शायद पसंद आया होगा अच्छी तरह, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कोशिश की होगी तो ज़रूर समझ में आएगा आप लोगों ने। आपके कमेंट्स में मैंने देखे तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे आप सभी लोगों के। तो ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का पार्ट है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पार्ट 2 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें से क्वेश्चंस आप लोगों से कैसे पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा आपके क्वेश्चंस का। लास्ट ईयर्स में एम्स दिल्ली हो, एम्स ऋषिकेश हो, DSSB हो, ESIC हो, उन सब में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहा है, वो सारे क्वेश्चंस एक बार हम लोग देख लेते हैं और नेक्स्ट एग्जामिनर और किस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है। तो वो टीएस के कुछ क्वेश्चंस और नए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस में आप लोगों से एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन बाय वन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच हाजिर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। Which nursing intervention take highest priority when caring for a newly admitted client who is receiving a blood transfusion? एक newly admitted client है, उसको blood transfusion किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या चीजें आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी पे होगी, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें से प्रायोरिटी बेस पे होगी। तो पहला ऑप्शन आपके बीच में है वार्मिंग द ब्लड प्रायर ट्रांसफ्यूजन, कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसको वार्म करना होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो आपका इन्फॉर्म द क्लाइंट, क्या चीज इन्फॉर्म करेंगे क्लाइंट को कि अगर किसी तरह की कोई भी उसको प्रॉब्लम है, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द ट्रांसफ्यूजन यूजुअली टेक 4 to 6 आवर्स, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने में 4 to 6 आवर्स लगेंगे आपको। नेक्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं आपसे तो डॉक्यूमेंटिंग ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्लाइंट्स चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4D, instructing the client to report any itching, chest pain और dyspnea की कंडीशन। तो क्या आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा एक न्यूली एडमिटेड पेशेंट है उनसे चारों ऑप्शंस में से एनी वन कोई? हाँ जी, ये सर। ओके, राइट, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पेशेंट को आप ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर आपको ईचिंग होती है, कोई भी आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेशन लेने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट आपको, तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। अगर डिस्निया की कंडीशन है, ईचिंग की कंडीशन है, चेस्ट में पेन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लोकल साइट्स पे अगर जहाँ आपने कैनुला लगा रखा है उसको, उस साइट पे अगर उसको पेन होता है, ईचिंग होती है, रेशेस हाइव्स अगर बन जाते हैं उस कंडीशन में, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। इससे पहले के ऑप्शन की हम बात करें कि ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटिंग ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्लाइंट्स चार्ट, ये लास्ट में होता है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है, सबसे लास्ट में ये चीज की जाती है। इससे पहले के ऑप्शंस के मतलब थोड़ा सा देखें तो ऑप्शन ए की बात करें, वार्मिंग द ब्लड प्रायर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से प्रायर हम लोग ब्लड को वार्म बॉडी टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो उस पर हम लोग रखते हैं, बट ये प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी में ये है आपको कि अगर आपको कोई इचिंग है, आपको चेस्ट पेन है आपको, या डिस्निया है आपको, तो आप उसको हम बताएंगे इस चीज के लिए। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द ट्रांसफ्यूजन यूजुअली टेक 4 to 6, ये रूटीन चीज है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इनको आपको व्हाट विल बी नहीं है ना, प्रायोरिटी जो नर्सिंग इंटरवेंशन आपका ये ऑप्शन नंबर 4, अगर किसी तरह की ईचिंग है आपको, चेस्ट पेन है, कोई भी अगर बात है तो उस कंडीशन में आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं कि नर्स पाउलो इज रिसीव्ड ए ब्लड यूनिट फ्रॉम द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक से एक यूनिट ब्लड उनके पास आया है एंड हैज रीचेक्ड द ब्लड वेट प्रॉपर्ली विद नर्स एडवाइस। हमने कहा था थ्योरी में देखा था कि 2 रजिस्टर्ड नर्स,
2 रजिस्टर्ड आपकी नर्स होनी चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए और एक वन अनदर नर्स आपके पास होनी चाहिए। वो उसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। एडवर्ड प्रायर द फैसिलिटेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स पाउलो प्रायोरिटी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रायोरिटी इसमें से कौन सी है कि आपकी जो पाउलो है नर्स, फर्स्ट जो नर्स है, सेकंड आपकी कौन सी नर्स है, सेकंड आपकी एडवर्ड है, ठीक है, अनदर थर्ड नर्स हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्रॉस चेक किया है। तो इसकी जो फर्स्ट आपकी जो नर्स है पाउलो, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है, आप पहली प्रायोरिटी पे क्या चेक करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, इनटेक एंड आउटपुट, उसका पेशेंट क्या देखेंगे। सेकंड एनपीओ स्टैंडिंग ऑर्डर, एनपीओ के स्टैंडिंग ऑर्डर है या नहीं है। थर्ड वाइटल साइंस, फोर्थ आपकी स्कैन टारगेट। तो इनमें से पहली जो प्रायोरिटी होगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, वो आपका होगा पेशेंट का वाइटल साइंस, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहले उसके फर्स्ट 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकता है, उसी प्रकार का रिएक्शन हो, तो उसके लिए आपको उसके वाइटल्स क्लोजली मॉनिटर करने होंगे। क्या करना होगा, क्लोजली आपको उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करने होंगे। तो इस तरह से बहुत इजीली हो जाएगा आंसर, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। एक क्लाइंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक क्लाइंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, हैविंग एक्सपीरियंस ब्लड लॉस ड्यू टू डीप पंक्चर वुंड, उसको डीप वुंड है, इसकी वजह से उसको क्या हुआ है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट को। ए 3 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FFP, इज ऑर्डर्ड। द नर्स डिटरमाइंस दैट द रीजन बिहाइंड दिस ऑर्डर इज ट्रू। इसके आपने 3 यूनिट ये ही क्यों दिया, FFP ही, इसके पीछे बिहाइंड दिस ऑर्डर क्या रीजन है, कैसे डिटरमाइन करेगी ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, कैसे इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो चारों ऑप्शन एक बार मैं आपको देखता हूँ कि जब भी आप सॉल्व करने लगे क्वेश्चन को, तो ध्यान रखिएगा कि चारों ऑप्शन जरूर आपको एक बार रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सीधे सामने सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके फिजिशियन ने आपको 3 यूनिट FFP ट्रांसफ्यूजन के लिए बोला गया है, तो उसमें जो ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है वो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इसको FFP क्यों दिया जा रहा है। फर्स्ट चीज, प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन के रूप में। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो इंक्रीज हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रेट एंड न्यूट्रोफिल लेवल। थर्ड ऑप्शन, ट्रीट प्लेटलेट डिसफंक्शन। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब देखिए FFP की जब हम बात करते हैं तो FFP अगर हम बात करें इसके सेकंड ऑप्शन की, इंक्रीज हीमोग्लोबिन, क्या FFP आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है, नहीं करता। पहले 50-50 पे आ जाइए, ठीक है, दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए कि हीमोग्लोबिन को इंक्रीज नहीं करता है, उसके लिए आपका होल ब्लड चाहिएगा, राइट, या रेड सेल्स होनी चाहिए। हेमेटोक्रिट, जब हीमोग्लोबिन को इंक्रीज नहीं करता तो क्या हेमेटोक्रिट को इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन आपका यहीं गलत हो जाता है, आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड का कि ट्रीट प्लेटलेट डिसफंक्शन, क्या उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है FFP में, नहीं होती है, ये भी आपका काट दिया गया। अब दो ऑप्शन आगे एक बार, फर्स्ट एंड डी। ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्या वो ट्रीट करता है, नो, नेवर, ये भी काट दिया। अब आपका ऑप्शन बनता था प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर, हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है वो रिच होता है, क्या चीज का रिच होता है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और वो वॉल्यूम एक्सपेंडर के रूप में। जब भी हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका वॉल्यूम कम हो जाता है ब्लड का, तो उस कंडीशन में आपको प्लाज्मा एक्सपेंडर के रूप में, प्लाज्मा एक्सपेंशन के रूप में वॉल्यूम को एक्सपेंशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लाज्मा यूज किया जाता है, राइट। तो ऑप्शन 1 प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 पे से। अब पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। फर्स्ट में हम सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों से, अब पार्ट 1 डिस्कस करते हैं हम लोग कि कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसमें अराइज हो सकती है पेशेंट में। तो अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं आप लोगों से, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन, कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होती है, कुछ डिले कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो कौन कौन सी उसमें इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, डिले कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से एक बार जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछता है वो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, अगर उसको कोई रिएक्शन हो रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा आपका।
तो पहले बात करते हैं हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें कि कॉम्प्लिकेशन क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज ए सिस्टेमिक रेस्पॉन्स। सिस्टेमिक रेस्पॉन्स की बात करते हैं। सिस्टेमिक में होल बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है, आपके होल बॉडी के सर्कुलेशन की बात हो रही है। सिस्टेमिक रेस्पॉन्स द बॉडी टू ब्लड इनकॉम्पिटेबल, जो ब्लड आपने चढ़ाया वो इनकॉम्पिटेबल है आपके ब्लड सर्कुलेशन के प्रति विद दैट रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट है वो उसका जो ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया है वो इनकॉम्पिटेबल है उसके साथ में, वो कंडीशन कहलाती है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रिएक्शन हुआ है, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? मेनली कॉजेस ड्यू टू, किस कारण से आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, उसके जो मेजर कॉजेस हैं उसमें आपका एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन में, ठीक। एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप उसका पेशेंट का ए पॉजिटिव था, आपने पेशेंट को क्या दे दिया, बी दे दिया, ए नेगेटिव दे दिया आपने उसको, ओ, इसके अलावा आपने ओ ब्लड ग्रुप को दे दिया, ओ पॉजिटिव की कंडीशन देखें इस कंडीशन में। तो अगर आपको पेशेंट को क्या चाहिए था, ए पॉजिटिव चाहिए था, ए पॉजिटिव आपने न देकर के पेशेंट को ए नेगेटिव दे दिया, बी पॉजिटिव दे दिया या बी नेगेटिव उसको दे दिया आपने पेशेंट को, तो ये कहलाती है एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। एलर्जिक रिएक्शन टू डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड। ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड्स में जो आपकी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स है, प्लेटलेट्स है, उनके बीच में एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, पोटेशियम और साइट्रेस प्रिजर्वेटिव इन द ब्लड, जो आपके ब्लड में पोटेशियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है और साइट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रेजेंट है, उनके बीच में अगर कोई रिएक्शन होता है, उन दोनों की प्रेजेंस की वजह से भी कई बार क्या होता है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तीनों कोज आपको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट अगर कोज की बात करें हम लोग, तो उस कंडीशन में कौन कौन से आपके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट में बात करूं आपकी एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पेशेंट को हो सकता है। एक्यूट जो सडन होगा आपका 5 to 15 मिनट्स, 5 to 15-20 मिनट्स में जो रिएक्शन हो रहा है वो कंडीशन कहलाती है आपकी एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहलाएगा। डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विद इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में जो आपका होगा वो कहलाएगा डिलेड आपका हीमोलाइटिक रिएक्शन। पायरोजेनिक, कोई भी उसमें पायरोजेंस प्रेजेंट है, आपने बीटी सेट यूज किया, वो स्टरलाइज्ड नहीं था, उसमें कोई भी पायरोजेंस प्रेजेंट है, जो साइट्स थी उसको प्रॉपर्ली आप लोगों ने क्लीन नहीं किया, आपने इंट्राकेट इंसर्ट किया पेशेंट को और वहां पर आपने प्रॉपर्ली एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो सकता है, उस कंडीशन में भी आपका पेशेंट को पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है पेशेंट को, कि उसको एलर्जिक पहले से हिस्ट्री है पेशेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा आपका एनाफाइलेटिक रिएक्शन, जो डिले कंडीशन में होता है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहलाता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है ये, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, जो क्या हो सकता है कि जो इन्फेक्टियस डिजीज हम लोगों ने बात की थी आपकी, कि वो इन्फेक्टियस आपका सिफिलिस हो गया, आपका गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उनमें से किसी डिजीज का अगर ट्रांसमिशन हो जाता है उसमें, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो सकता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, राइट। एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी ये सारे इस टाइप्स होते हैं आपके। एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डिलेड आपका हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा इसमें से रिएक्शन हो सकता है, एक्सेप्ट आपको देगा वो यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और दुश्मन कभी भी आप उसको इजीली मत लीजिएगा, ठीक है, लाइटली मत लीजिएगा उसको। तो ध्यान रखिएगा जहाँ भी एक्सेप्ट दे दिया इट मींस इनमें से एक कोई ना कोई अलग से कारण दे देगा वो, तो ये जब तक आपको ये सारी याद नहीं होंगे तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है, उसके बाद सारे ऑप्शंस उसके चेक करने हैं आपको, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकती है, कि पेशेंट को क्या होता है अगर आपने रैपिडली उसको इन्फ्यूज कर दिया, पेशेंट को रैपिडली अगर इन्फ्यूज कर दिया, तो रैपिडली आपने इन्फ्यूज किया तो उस कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है पेशेंट को, है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसमें हो सकती है पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है, हीमोसाइड्रोसिस मतलब आपका आयरन का डिपोजिशन हो जाएगा, आयरन में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा उसमें पेशेंट में, वो कंडीशन कहलाती है हीमोसाइड्रोसिस कहलाती है आपके। इनफिल्ट्रेशन एंड हीमेटोमा उसमें डेवलप हो सकता है,
क्या डेवलप हो सकता है? इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, हेमेटोमा डेवलप हो सकता है। क्या होता है इनफिल्ट्रेशन? अभी मैं विद डायग्राम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, ये भी आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं कि इसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में हमेशा जो साइट होगी वो क्या होगी? वार्म होगी। इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन अगर बात करूं मैं उस कंडीशन में, तो इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन में जो साइट होगी वो आपकी कोल्ड होगी हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर आईवी से आपका जो बीटी सेट आपने यूज किया उसमें अगर कहीं एयर रह जाती है थ्रू कैनुला से, अगर आप लोगों ने ठीक है ये रिमूव कर रहे हैं उस टाइम पे, अगर वहां जब आपने सैंपलिंग ली है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में अगर थोड़ी एयर चली जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन उसमें डेवलप हो सकती है। कोई भी एम्बुलेंस जा सकता है उसमें, एयर जैसे जाएगी एम्बोलिज्म उसमें क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि उसमें सावधानी रखनी होगी ये सारी चीजें, कि उसमें एयर बिल्कुल न जाए। आप कोशिश करिएगा कि आईवी लाइन जो आपने यूज किया, बीटी सेट यूज किया है, उससे कोई भी एयर एंट्री नहीं हो, एयर की एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस कंडीशन में। नेक्स्ट में बात करूं आप लोगों से, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स में आपका हेमोलाइटिक रिएक्शन डेवलप हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आपका जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा वो ट्रांसफ्यूजन के कितनी देर बाद होगा। अगर आपको ऑप्शन देता 5 to 15 मिनट्स तो ये आप टिक करेंगे। अगर ओनली सिंगल ऑप्शन होगा तो उस कंडीशन में आपका 15 मिनट्स आंसर होगा। इन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सर्कुलेटरी आरबीसी रप्चर, जो सर्कुलेटिंग आपकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कैप्सूल्स होती है, वो क्या होती है? रप्चर्ड हो जाती है विद द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को क्या करती है? वो रिलीज कर डालती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की कंडीशन में आपकी क्या होती है? आरबीसी रप्चर्ड हो जाती है, ठीक है। केस ऑफ एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। कॉजेस, सॉरी, कि कॉजेस क्या है? एक्यूट हेमोलाइटिक जो रिएक्शन है उसके कॉजेस क्या है? कि इस कंडीशन में क्या क्या कॉजेस होंगी? आपका एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी, आपको ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए था लेकिन आपने नेगेटिव दे दिया, उसको बी पॉजिटिव चाहिए था लेकिन बी नेगेटिव आप लोगों ने उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया, ये कंडीशन कहलाएगी आपकी इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड का आपने इम्प्रॉपर स्टोरेज किया, रेफ्रिजरेटर आपका प्रॉपर्ली नहीं चल रहा था, बीच में कहीं स्टॉप हो गया या जितनी प्रॉपर कूलिंग नहीं होनी चाहिए थी उतनी कूलिंग आपने नहीं की उसकी। अनकंट्रोल्ड रेफ्रिजरेशन ऑफ द ब्लड रिजल्टिंग इन फ्रीजिंग में जो ब्लड आपका जो रखा हुआ था फ्रीजिंग में वो अनकंट्रोल्ड था आपका फ्रीज, उसका टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होना चाहिए होता था। स्टोरेज बियॉन्ड 21 डेज लिमिट, 21 डेज से ज्यादा टाइम तक आप लोगों ने उसको स्टोर करके रखा, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो सकता है? एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों से, तो वार्मिंग ऑफ द ब्लड ओवर अबव 40 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने ब्लड को 40 डिग्री सेल्सियस से अबव वार्म कर दिया उसके बाद में आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट में आपसे बात करूं तो एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, जो आपने 18 गेज का कैनुला लिया है उससे आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरेशन में आपने पेशेंट को क्या दे दिया? या तो आपने 5% उसको डेक्स्ट्रोज दे दिया है, 10% डेक्स्ट्रोज दे दिया है या 25% डेक्स्ट्रोज उसको दे दिया गया है पेशेंट को, तो उसके साथ क्या होगा? पेशेंट का एक्सपोजर हो जाएगा, इसके साथ पेशेंट का क्या हो जाएगा? एक्सपोजर हो जाएगा ब्लड का। अगर ये एक्सपोजर हुआ तो उसकी वजह से उसको एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है पेशेंट को। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर देना है आपको फ्लश भी करना है तो क्या आप यूज करेंगे? 0.9% आपको नॉर्मल सलाइन यूज करना है हमेशा ओनली, जब भी फ्लशिंग करेंगे आपको। अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन भी होता है, हेमोलाइटिक रिएक्शन है, पायरोजेनिक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उस कंडीशन में अगर आपको लाइन को फ्लश करना है तो उस कंडीशन में आप 0.9% नॉर्मल सलाइन ही यूज करेंगे, नहीं कि आप कोई 5% RL कोई यूज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी पेशेंट में, कि कॉम्प्लिकेशन में और चीजें क्या हो सकती है कि हाइपोटेंशन की स्थिति डेवलप होगी पेशेंट में, जो आगे जाकर के इसमें चली जाएगी, शोक में चले जाएगा पेशेंट आपका, और पेशेंट को शुरुआत में क्या हो जाएगा? ओलिगोयूरिया होगा, देन उसके बाद में अगली कंडीशन आपकी एन्यूरिया की कंडीशन में चले जाएगा, पेशेंट रीनल फेलियर की कंडीशन में चला जाएगा। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है, इट मीन्स आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत इन्फॉर्म करना है और साथ में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है इमीडिएटली। फर्स्ट प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करूं। नेक्स्ट आपका इस कंडीशन में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा आपका?
एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन की कंडीशन में व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा आपका इस कंडीशन में। तो आप देखिएगा क्या हम इसका कि पेशेंट को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी इस कंडीशन में कि पहला होगा आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करेंगे आप इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। देन सेकेंडली नोटिफाई या इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी आपके ऑन ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल है उसको आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन, क्लोजली ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। फर्स्ट 10 मिनट के लिए आप उसको क्लोजली क्या करेंगे, पेशेंट को क्लोजली आपको उसको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। इसके वाइटल्स आपको देखने हैं, पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं ऑफ द ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को। सिंस दीज रिएक्शंस अकर वेरी रैपिडली द रेट ऑफ फ्लो शुड बी मिनिमम, कितनी मिनिमम रेट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। डिसकंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, पहला नर्सिंग इंटरवेंशन, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। पहला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, आपको इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप करना है व्हेन रिएक्शन इज असेस्ड। इन्फॉर्म द फिजिशियन, सेकंड आपका प्रायोरिटी में क्या होगा, इन्फॉर्म द फिजिशियन, इम्प्लीमेंट द ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब, उसके द्वारा जो भी प्रेस्क्राइब किया गया ट्रीटमेंट उसको आपको क्या करना है, फिजिशियन ने उसको आपको ट्रीट करना है, पेशेंट को देना है, एडमिनिस्टर करना है। इन्फॉर्म द लेबोरेटरी टू द क्रॉस मैचिंग एंड ग्रुपिंग, के लिए आपको लेबोरेटरी वालों को इन्फॉर्म करना है, सैंपल आपको भेजना है कि आपने गलत ग्रुपिंग तो नहीं कर दी है, गलत मैचिंग तो नहीं कर दी है। मेंटेन आईवी इन्फ्यूजन विद 5% ग्लूकोज, इस कंडीशन में अब पेशेंट का वॉल्यूम कम है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको कि 5% डेक्सट्रोज उसको पेशेंट को कंटिन्यू देते रहेंगे उसका आईवी इन्फ्यूजन मेंटेन करने के लिए। यूजिंग ए न्यू आईवी सेट, उस कंडीशन में आप उसके नया आईवी सेट यूज करेंगे। आपने ये नहीं कि बीटी सेट वो चल रहा है उसी से हम लोगों ने 5% डेक्सट्रोज पेशेंट को ऐड कर दिया है, नहीं करना है। आपको नया आईवी सेट आपको लेना है और नए सिरे से आपको कैनुलास को इंसर्ट करना है पेशेंट को, ताकि अगर उसको पाइलोजेनिक रिएक्शन के चांसेस हो अगर पहले वाले भी उससे कैनुला से तो वो नहीं हो। नेक्स्ट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन टू प्रमोट डायूरेटिक्स, डायूरेसिस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड आपको कंटिन्यूस को पेशेंट को देना है, कंटिन्यूशन आपको देते रहना है पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन होता रहे और जो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है वो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन डेवलप नहीं हो, उसका सर्कुलेटरी वॉल्यूम बना रहे। नेक्स्ट में आप लोगों से बात करूं तो उसके जो वाइटल साइंस है वो एवरी 15 मिनट्स में आपको असेस करने हैं पेशेंट को, ठीक है। 100 और कॉलेज में तो पेशेंट नहीं जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एवरी 15 मिनट्स में उसके पेशेंट के वाइटल्स चेक करते रहना। रिकॉर्ड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, ये खास इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान रखिएगा कि कितना पेशेंट को इनटेक गया और कितने पेशेंट का आउटपुट आया है, ये चीज आपको रिकॉर्ड में रखनी है इनटेक आउटपुट चेक में, कि किडनी उसकी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ये किस पे बेस करेगा कि पेशेंट को इनटेक कितना गया है और पेशेंट का आउटपुट कितना गया है। अगर आप किडनी वेल फंक्शनिंग है, गुड फंक्शनिंग है, उस कंडीशन में आपका प्रॉपर्ली आउटपुट आएगा पेशेंट का। तो फ्लूइड इनटेक और आउटपुट आपको मेंटेन करके रखना है। ऑक्सीजन इनहेलेशन इज गिवन टू रिलीव डिस्निया, अगर पेशेंट में डिस्निया के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको पेशेंट को हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टार्ट करना होगा, राइट। तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपकी डेवलप हो रही है तो उसको आप सबसाइड कर सकते हैं। अब पायरोजेनिक रिएक्शन की बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं पायरोजेनिक रिएक्शन कि अगर पेशेंट को पायरोजेनिक रिएक्शन होता है इट डेवलप इमीडिएटली और विद इन 6 आवर्स ऑफ द इन्फ्यूजन। विद इन पायरोजेनिक, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उसको पेशेंट को, जब एक पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है तो उस पेशेंट में पायरोजेनिक रिएक्शन के चांसेस कब है, फर्स्ट 1 to 6 आवर्स, 6 to 10 आवर्स, 11 to 12 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स। व्हाट इज द राइट आंसर, फर्स्ट 1 to 6 आवर्स में इसका ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। नेक्स्ट आपसे आप मैं बात करूं इसके बारे में तो इज रिजल्ट्स फ्रॉम पायरोजेनिक सब्सटेंस फ्रॉम आईवी सेट ट्यूबिंग, ट्यूबिंग्स में अगर पायरोजेंस अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में एसेप्टिक टेक्निक आपने यूज की है तो उस कंडीशन में आपका पायरोजेनिक रिएक्शन होगा। कोचेज ऑफ पायरोजेनिक रिएक्शन, क्या क्या कोच होंगे पायरोजेनिक रिएक्शन की मैं बात करूं तो फर्स्ट आपका इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द डोनर साइट, कि डोनर की साइड से जो आपने ब्लड लिया है उसे डोनेट करवाया है वो साइट आपने प्रॉपर्ली एसेप्टिक टेक्निक से नहीं क्लीन की है, उसमें कंटामिनेटेड हो गया है वो ब्लड, उसकी वजह से आपको पायरोजेनिक रिएक्शन हुआ है। सेकंड बात करूं नॉट फॉलोइंग प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक की मैंने बात की आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कब होता है, जो आपका क्रॉस मैचिंग प्रॉपर्ली नहीं होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस टू डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स कंटेनिंग ब्लड प्रोडक्ट,
जो कि ब्लड प्रोडक्ट के कंटेंट्स हैं, उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, तो उस कंडीशन में पायरोजेनिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट में बात करूं इम्प्रॉपर रेफ्रिजरेशन, जो आपने ब्लड को स्टोर करके रखा है रेफ्रिजरेशन में, ब्लड बैंक में, रेफ्रिजरेटर में, वो प्रॉपर्ली मेंटेन आप लोगों ने नहीं किया है, उसका टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया है, उस वजह से उसमें पायरोजेंस डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट आपसे बात करें हम लोग तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में, जो पायरोजेनिक रिएक्शन है आपका, उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट आप बात करेंगे कौन कौन से, पेशेंट को फीवर विद चिल्स होगा, ठीक है, फीवर आएगा चिल्स के साथ। नेक्स्ट बात करें न्यूजिया होगा, वोमिटिंग होगा पेशेंट को, और डायरिया आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में, हेडेक होगा पेशेंट को, और साथ में बैकएक भी होगा पेशेंट को। डेलीरियम, शॉक एंड रीनल फेलियर की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट, डिलीरियम हो सकता है पेशेंट, शॉक में जा सकता है, और पेशेंट रीनल फेलियर की कंडीशन में भी जा सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे प्रिवेंट करें कि पेशेंट आपका पायरोजेनिक रिएक्शंस उसको नहीं हो, तो जो आपको एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी उस कंडीशन में। प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ द डोनर, डोनर की प्रॉपर आपको स्क्रीनिंग करनी होगी कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होगी, यूज ऑफ डिस्पोजल एंड पायरोजेनिक फ्री स्टेराइल सिरिंजेस, कौन सी डिस्पोजल सिरिंज यूज करनी पड़ेगी, और पायरोजन फ्री आपको स्टेराइल सिरिंजेस यूज करनी है। ट्यूबिंग फॉर कलेक्टिंग एंड ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, जो आप बीटी सेट यूज कर रहे हो वो बीटी सेट आपका कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। प्रॉपर टेक्निक फॉर स्टोरिंग द ब्लड, एसेप्टिक टेक्निक की बात कर रहा है ये, कि आपको एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है इस कंडीशन में, तभी जाकर पायरोजेनिक रिएक्शन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन की बात करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है कि डेवलप एनी टाइम और विद इन 1 आवर्स ट्रांसफ्यूजन, विद इन 1 आवर भी हो सकता है, विद इन 15-20 मिनट्स में भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका एलर्जिक रिएक्शन 3 घंटे या 4 घंटे बाद में डेवलप होगा, एनी टाइम कभी भी डेवलप हो सकता है, विद इन 5 to 10 मिनट से लेकर के लास्ट 5-6 आवर्स तक डेवलप हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन आर द रिजल्ट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल टू द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ये इंडिविजुअल की सेंसिटिविटी होती है, इसकी वजह से उसको एलर्जिक रिएक्शन होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईचिंग, कैसे इसको कैरेक्टराइज करेंगे कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, उसको क्या होगा, उसमें ईचिंग आपको देखने को मिलेगी, रेसेज होंगे पेशेंट में, ठीक है। सेकेंड होगा उसका लेंजियल एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, ब्रोंकियल स्पाज्म हो जाएगा पेशेंट को। नेक्स्ट सीवियर केसेस, ब्रोंकियल स्पाज्म इन सीवियर केसेस, अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो पेशेंट को ब्रोंकियल स्पाज्म हो जाएगा, रेस्पिरेशन लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगेगी। ट्रीटमेंट नॉर्मली इंक्लूड इंजेक्शन एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन हम लोग इस कंडीशन में यूज करते हैं, इंजेक्शन आपका एविल यूज कर लेते हो आप उस कंडीशन में, पेशेंट एविल इंजेक्शन हम लोग दे देते हैं पेशेंट को। तो आप उस कंडीशन में क्या कि एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में ट्रीट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं उस कंडीशन में एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं, ठीक है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं एज नेसेसरी, जो नेसेसरी है। क्या यूज करते हो, मेनली अगर आप पेशेंट को बीटी के दौरान एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे पेशेंट को, एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप यूज करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं आप लोगों से तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन की बात करते हैं, आपका एलर्जिक रिएक्शन हो गया, अब आपकी बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग एनाफाइलेटिक रिएक्शन की बात करते हैं। एक्सट्रीमली रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग, सबसे सीवियर जो इसमें रिएक्शन होगा वो होगा आपका लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन है, ये कहलाती है आपकी एनाफाइलेटिक रिएक्शन। लाइफ थ्रेटनिंग होता है, बहुत कम चांस ही होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर चांस है, बट जब भी होगा लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन डेवलप होती है। डेवलप्स इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्यू मिनट्स के बाद में ये डेवलप हो सकता है आपका एनाफाइलेटिक रिएक्शन। इट इज कॉज्ड बाय इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, ये आपका किस कारण से, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की वजह से, इंक्लाइंट विद डेफिशिएंसी, कि पेशेंट में इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका एनाफाइलेटिक रिएक्शन पेशेंट में देखने को मिलता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर कार्डियो रेस्पिरेटरी फीचर्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी, एक तो कार्डियो प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, और दूसरी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होती है और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। कार्डियक प्रॉब्लम की कंडीशन रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपकी डिस्निया होगा, साइनोसिस होगा, टेकिकार्डिया होगा, पेशेंट को टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोटेंशन पेशेंट में हो जाएगा, उसके बाद पेशेंट किस में चला जाएगा, कोलैप्स में चला जाएगा। तो ये किस चीज के सिम्टम्स हैं आपके, ये आपके एनाफाइलेटिक रिएक्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा
एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक पेशेंट है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 35 मिनट्स या 20 मिनट्स बाद में उस पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है, पेशेंट में डिस्निया देखने को मिल रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है, टेकिपनिया देखने को मिल रहा है और पेशेंट कोलैप्स में जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को कौन सा रिएक्शन हुआ है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, पायरोजेनिक रिएक्शन हुआ है, या पेशेंट को एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है, या नन ऑफ द अबोव हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका राइट आंसर जाएगा कि पेशेंट को एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो बी केयरफुल, आपको एक लाइन ध्यान रखनी होगी इस कंडीशन में कि कौन सा रिएक्शन हुआ है पेशेंट को, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है इस कंडीशन में पेशेंट को। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इमीडिएटली इस कंडीशन में आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन द कंडीशन ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन। फर्स्ट आपका स्टॉप बीटी, कोई सा भी रिएक्शन हो आपका, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन यूनिवर्सल है, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फॉर्म या नोटिफाई ऑन ड्यूटी फिजिशियन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नंबर 3 ये हो चुका आपका। ठीक है, मॉनिटर द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स में क्लोजली पेशेंट को मॉनिटर आपको करना है, मिनट अंटिल पेशेंट रिकवर, जब तक पेशेंट आपका रिकवर नहीं हो जाता है तब तक पेशेंट को एवरी 15 मिनट्स में आपको पेशेंट के वाइटल्स आपको देखने पड़ेंगे। और क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में डेवलप हो सकती है, और पेशेंट में आप कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है कि पेशेंट को अगर आपने रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया तो पेशेंट को हो सकता है सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, इन्फ्लुएंशन, इसकी मैंने अभी बात की आप लोगों से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात कर ली मैंने आपसे। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट इसकी कि सर्कुलेटरी ओवरलोड पेशेंट में क्यों डेवलप, एक मैंने आपको बोला था कि मैं सभी को अभी एक आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं आपसे सर्कुलेटरी ओवरलोड, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड पेशेंट में क्यों डेवलप हो रहा है, अगर आपने रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया तो उस कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड डेवलप हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस giving whole blood to patient with severe anemia is very dangerous as patient require the RBCs, the other components of the blood and may develop circulatory overload। अगर आपने पेशेंट को क्या दे दिया, फुल ब्लड दे दिया, फुल ब्लड दिया और उसको पेशेंट को क्या कर दिया आप लोगों ने, रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया, अगर रैपिडली क्या कर दिया पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या डेवलप होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड डेवलप होगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ हार्ट फेल्योर में ऑल्सो कॉज सर्कुलेटरी ओवरलोड, अगर हार्ट का कोई भी फेल्योर की कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर उसका वॉल्व डिफेक्ट है, इंपेयरमेंट है पेशेंट का, या एरोटक वाल्व में इंपेयरमेंट की कंडीशन है, तो भी पेशेंट को क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी दोनों। नेक्स्ट में बात करूं आपसे कि हाइपरकैलेमिया पेशेंट में क्यों डेवलप होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट को हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है, क्यों? तो देखिए इसमें कारण छुपा है। स्टोर ब्लड में कोज हाइपरकैलेमिया, लंबे टाइम तक अगर पेशेंट का ओल्ड ब्लड की, स्टोर्ड ब्लड या बात करूं मैं इसका ओल्ड ब्लड की बात करें, यहाँ पर ओल्ड ब्लड अगर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल के अंदर आपकी सेल के अंदर जो पोटेशियम होता था, इस सेल की अगर डेथ हो जाएगी तो ये पोटेशियम कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाता है इस कंडीशन में। तो जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो सारा का सारा जो आपका पोटेशियम है वो कहाँ चला जाएगा, आपके सर्कुलेशन में आ जाएगा, और सर्कुलेशन में अगर आपका आ गया तो आपको हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। कंटेंट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, जनरली हम पर लीटर की बात करें तो कि कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, एंड 21 डेज ब्लड कंटेंट अबाउट 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चला जाता है। अगर आप पुराना ओल्ड ब्लड की बात करें, नॉर्मली जो होता है वो कितना होता है, 7 मिली। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपका जो नॉर्मली 1 यूनिट जो आपका ब्लड होता है, जो ट्रांसफ्यूज आप करते हैं होल ब्लड, उसमें आपका पोटेशियम का लेवल कितना होता है, 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बट अगर आपका ओल्ड ब्लड है, 21 डेज ओल्ड ब्लड है, तो उसमें अमाउंट हो जाती है आपकी इंक्रीज होकर अप्रोक्सीमेटली 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाती है। तो इस वजह से आपका हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्रिवेंशन ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड, कैसे सर्कुलेटरी ओवरलोड से बचा जा सकता है। यूज पैक्ड आरबीसी इंस्टीड ऑफ होल ब्लड, होल ब्लड के जगह पर आपको क्या यूज करना चाहिए, पैक्ड आपको आरबीसी यूज करनी चाहिए। पैक्ड आरबीसी अगर आप यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपका हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पेशेंट में डेवलप नहीं होगी। सेकंड बात करें, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि इंजेक्शन
टाइगर हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लॉसेट दिया जाता है 20 mg, या पेशेंट का वेट कितना है, उसका एज कितनी है, उसका अकॉर्डिंग 20 mg या 40 mg अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग उसको देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो एडमिनिस्टर डायरेटिक्स प्रायर देना आपको, ट्रांसफ्यूज द ब्लड एट द स्लो रेट, हमेशा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं वो स्लो रेट पर करना चाहिए। चेक द पेशेंट्स पल्स एट एवरी 50 मिनट्स आपको चेक करनी होगी। चेक द पेशेंट्स नेक वेन फॉर फुलनेस, कि पेशेंट की जो नेक वेन है वो डिस्टेंडेड है या नहीं है, उसके लिए आपको चेक करना है पेशेंट को। ऑब्जर्व द सीवीपी, आपको सीवीपी प्रेशर, उसका सेंट्रल वेनस प्रेशर आपको मेजर करना होगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, नॉर्मली 10 होता है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है इंडिकेट क्या कर रहा है पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड को। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको होल ब्लड की जगह रेड ब्लड सेल्स यूज करनी होगी। सेकंड बात करें, ब्लड को स्लोली आपको इन्फ्यूज करना होगा। उसके लिए एवरी 15 मिनट्स में पेशेंट के क्या करने, वाइटल्स आपको देखने हैं, नेक उसकी डिस्टेंडेड तो नहीं है, नेक वेन्स, उसके लिए आपको चेक करना होगा। ऑब्जर्व द सीवीपी, अगर मोर देन 10 है तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट में बात करूं आपसे, ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, की कोई साइन तो नहीं है पेशेंट में। गिव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड एट ए टाइम, एट ए टाइम आपको मिनिमम क्वांटिटी में 1 यूनिट आपको देना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए। आपको डाययूरेटिक्स क्लासेस दे दीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट के बारे में फिर सोचा जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, डेवलप द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड, अगर डेवलप होते हैं तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी अवेलेबल है उस टाइम पर उसको नोटिफाई करना है। अब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन क्यों डेवलप होती है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों डेवलप होता है। आपने इसको, आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रिजर्वेटिव के रूप में हम उसमें क्या मिलाते हैं, साइट्रेट मिलाते हैं, साइट्रेस डेक्सट्रोज मिलाते हैं उसमें। ये साइट्रेट क्या करता है, आपका जो कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दो रूप में प्रेजेंट होता है, आयोनाइज्ड कैल्शियम के रूप में, फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम की हम बात करते हैं। फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है, वो फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम क्या किसी के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये फ्री आयोनाइज्ड आपका कैल्शियम है, ये फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम आपके साइट्रेट के साथ बाइंड कर लेता है और कैल्शियम साइट्रेट बना लेता है, ठीक है। साइट्रेट अपने साथ कैल्शियम की बॉन्डिंग कर लेता है और कैल्शियम साइट्रेट बना लेता है, इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। देखिए हायर लेवल, नेक्स्ट देखिए, इट डेवलप ड्यू टू साइट्रेस टॉक्सिसिटी, साइट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से क्या डेवलप होता है आपका, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है। ड्यूरिंग मैसिव ट्रांसफ्यूजन साइट्रेट इन द ब्लड, जितना आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन करोगे उतनी ज्यादा अमाउंट में आपके साइट्रेट जाएगा ब्लड में, तो वो साइट्रेट जितना ज्यादा जाएगा उतने अमाउंट में आपके फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम को क्या कर लेगा, वो बाइंड कर लेगा और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप मिलेगी। हायर लेवल ऑफ साइट्रेट में कोज कार्डियक अरेस्ट, ज्यादा अमाउंट में अगर आपका साइट्रेट, अगर आप फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, उसको क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इसका क्या करेंगे, ग्लूकोनेट, क्या यूज करते हैं इस कंडीशन में, इसको कि जो टॉक्सिसिटी है कार्डियक मसल्स पे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ग्लूकोनेट। अब एग्जामिनर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपने जो उसको पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है उसमें पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, डिस्ट्रेडमिया हो सकता है पेशेंट को, तो उसको क्योर करने के लिए आप क्या देते हैं, उसको देते हैं आप कैल्शियम ग्लूकोनेट। उस कैल्शियम ग्लूकोनेट का इफेक्ट क्या होता है, क्या वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, नहीं करता है। कैल्शियम की वजह से जो साइट्रेट है उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से कार्डियक मसल्स पर जो इफेक्ट पड़ता है उससे उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है, तो उसके लिए क्या देते हैं आप, कैल्शियम ग्लूकोनेट। हमेशा ध्यान रखिएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट जब भी देते हैं पेशेंट आपका किस पर होना चाहिए, मॉनिटर पर होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर की बात कर रहे हैं, कार्डियक मॉनिटर को होना चाहिए। 10 का रूल यहाँ फॉलो किया जाता है, रूल ऑफ 10, कौन सा रूल किया जाता है, रूल ऑफ 10, यानी कि आपका 10 मिलीग्राम देना है, 10 ml में उसको डाइल्यूट करना है और 10 मिनट्स में आपको उसको एडमिनिस्टर करना है, तो ये 10 का रूल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर आप दे रहे हैं पेशेंट को, अगर तुरंत आप देंगे तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा 10 ml आपको लेना है, ठीक है, 10 मिलीग्राम लेना है, 10 ml में उसको डाइल्यूट करना है और विदिन 10 मिनट्स साथ में देना है, ओके। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें, ये हो गया आपका कि इसकी एसिडोसिस की न्यूट्रलाइज द एसिडोसिस, तो एसिडोसिस की कंडीशन उसमें डेवलप हो रही है उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं मैं, हीमोसाइटोसिस की हम लोगों ने बात की थी कि उसमें आयरन का क्या हो जाता है, पेशेंट में डिपोजिशन हो जाता है। ये कैसे डिपोजिशन होता है आपका हीमोसाइटोसिस की कंडीशन, इट इज नोन एज आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड हो जाता है पेशेंट में।
ठीक है, इसका डिपोजिशन हो जाता है। तो मैसिव अमाउंट में अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो आयरन का ज़्यादा डिपोजिशन होगा। हीमोसाइड्रोसिस इज एन abnormal deposition of iron various tissue in the form of hemocydrain के रूप में एंड आयरन रिच पिगमेंट, एक हीमो जो साइड्रेन के रूप में ये क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, जो किसका, जो पिगमेंट है, रिच पिगमेंट है, आयरन रिच पिगमेंट है, क्या, हीमोसाइड्रेन। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या मीने कि हीमोसाइड्रेन इज रिच इन पिगमेंट, आयरन रिच पिगमेंट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ हीमोलाइसिस। आरबीसी का हीमोलाइसिस होगा तो हीमोलाइसिस के रूप में क्या प्रोडक्ट के रूप में बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हीमोसाइड्रेन बन जाता है। ये रिच होता है किसमें, आयरन के रूप में, इसका डिपोजिशन हो जाता है आपका। नेक्स्ट में बात करूं अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है पेशेंट में, इन्फिल्ट्रेशन की भी हमने बात की, ठीक है। हेमेटोमा पेशेंट में डेवलप हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में आपको देखो मैं डिटेल में बता देता हूं थोड़ा सा। ये आपका इन्फिल्ट्रेशन होगा, देखिएगा आप इन्फिल्ट्रेशन कि ये आपकी कैनुला की साइड है, देखिएगा इस इन्फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन आपका वेन में ले जाकर के आसपास के जो टिश्यूज है वहां पर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। जो भी आप फ्लूइड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, असेस अमाउंट में क्या होता है, अक्यूमुलेशन हो जाता है, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और ब्लड एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाता है, आपका अक्यूमुलेशन हो जाता है। ये कंडीशन कहलाती है आपकी इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन हो जाती है। तो आपसे आईबीक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी वो यहाँ से पूछ सकता है कि इस कंडीशन में आपका इन्फिल्ट्रेशन है या आपका इन्फ्लेमेशन है, क्या है इस कंडीशन में आपको वो देगा। इन्फिल्ट्रेशन है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, क्या है। तो डायग्राम अच्छी तरह देखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए बैंड बना रखा है, उसको पूरी स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, पिटिंग एडिमा कंडीशन डेवलप हो रही है, तो ये कंडीशन कहलाती है इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन, ठीक है। यहाँ जो साइट होगी आपकी इन्फिल्ट्रेशन की साइट, ये साइट कैसी होगी, आपको कोल्ड देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। जबकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन होगी तो वहां पर वाल्व की कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका लोकल कंप्लीट थ्रोम्बोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। थ्रोम्बोसिस आपको दिख रहा है, थ्रोम्बोस हो गई है वेन, ठीक है, खुल गई है ट्यूब, थ्रोम्बोफोब यूज करते हैं वहां पर हम लोग, ठीक है। ऑइंटमेंट कौन सा यूज करते हैं, थ्रोम्बोफोब। थ्रोम्बोसिस की कंडीशन अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू ए वेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ए लोकल थ्रोम्बस। वहां पर अगर लोकल किसी भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, फ्लूइड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। वहां पर किसकी वजह से, थ्रोम्बस की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है थ्रोम्बोसिस की कंडीशन। नेक्स्ट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कैसे बनता है, इस तरह बनेगा, देखिए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये आपका कैथेटर लगा रखा है आपने, यहाँ कैनुला लगा रखा है, व्हेन कॉजिंग रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये कंडीशन है, किसका नाम है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इस कंडीशन में यहाँ पर पहली चीज रेडनेस होगी, ध्यान रखिएगा हमेशा। कैसी होगी पेशेंट की, रेडनेस देखने को मिलेगा। ये साइड क्या होगी आपकी, वार्म होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ वेन है, यहाँ पर ये पूरा पूरा आपका देखिए जमा हो गया यहाँ पर ब्लड का, ये वेन है आपकी, यहाँ पर देखिएगा रेडनेस हो गया पूरा का पूरा, रेडनेस वहां पर जमा होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। और साइड कैसी होगी आपकी, वार्म होगी। दो चीज मेनली ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, इसकी वजह से पेशेंट को फीवर होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आप नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे अगर पेशेंट को किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन इफ अकर होता है तो स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, नोटिफाई द फिजिशियन, मैं लेकर कर चुका हूं, करेक्ट द आईवी लाइन 0%, 0.9% आपको नॉर्मल साइन इन्फ्यूज करना है। बी विद द क्लाइंट, ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स, मॉनिटर वाइटल साइन टिल दे बिकम स्टेबल। जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं रहता है, एवरी 15 मिनट्स आपको उसके क्या चेक करने हैं, वाइटल चेक करते रहने हैं कि पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है, कोलैप्स तो नहीं हो रहा है पेशेंट। नेक्स्ट बात करें, गेट रेडी द इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स के लिए जैसे कि वैसोप्रेसिव आप यूज करते हैं, उसके लिए आप एंटीहिस्टामिन आपको तैयार करके रखनी है, स्टेरॉइड्स आपको ध्यान रखना है, और आईवी फ्लूइड्स आपको सफिशिएंट अमाउंट में रखना है अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रिपेयर सीपीआर के लिए, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है, कोलैप्स हो रहा है पेशेंट, तो सीपीआर ट्रे आपकी इमरजेंसी ट्रे होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। ऑब्टेन ए यूरिन स्पेसिमेन एंड सेंड टू लेबोरेटरी। यूरिन स्पेसिमेन आपको क्या करना है, उसका वाइल में लेना है, उसको लेबोरेटरी में आपको सेंड कर देना है, ठीक है। सेव द ब्लड सर्कुलेशन कंटेनर,
सेव द ब्लड कंटेनर एंड ट्यूबिंग फॉर रिटर्न टू द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में आपको उसकी ट्यूबिंग में इन्फेक्शन तो नहीं था, कोई उसमें पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं था, उसके लिए आपको ब्लड बैंक में वापस भेजना पड़ेगा, उसको सेव करके रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट द रिएक्शन एंड मेथड्स कैरिड आउट, आपको जो भी रिएक्शन हुआ है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या आपने उसका एक्शन लिया, क्या ड्रग्स आपने दी उसको पेशेंट को, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, पेशेंट को मेंशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको करके रखना है पेशेंट का, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 था हमारी तरफ से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि आज का जो पार्ट है उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपके, कि और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि नर्स अमांडा इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर ब्लड लॉस। एक पेशेंट अमांडा सर है, वो सीवियर ब्लड लॉस वाले क्लाइंट का क्या कर रही है, उसकी केयर कर रही है। इज प्रेस्क्राइब्ड विद मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, नर्स अमांडा ऑब्टेन व्हिच मोस्ट एसेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट प्रिवेंट टू रिस्क ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन पेशेंट में कब डेवलप होगी, अभी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट को आपने कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उस कंडीशन में पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमिया डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि कोल्ड ब्लड अगर आपने दे दिया पेशेंट को तो आपको कार्डियक डिसरिथमिया डेवलप होगा पेशेंट में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कि कार्डियक मॉनिटर आपका होना चाहिए, ब्लड वार्मर होना चाहिए, ईसीजी मशीन होनी चाहिए उस कंडीशन में, या इन्फ्यूजन पंप आपका होना चाहिए। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं वो कि क्या प्रायोरिटी है उसकी ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर की, कि कार्डियक मॉनिटर आपका क्या काम करेगा वहां पर। कार्डियक मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई कार्डियक चेंजेज हो रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपके सामने प्रेजेंट करेगा, उसको दिखाएगा। नेक्स्ट ब्लड वार्मर, जो कि आपका कोल्ड ब्लड आपने दे दिया पेशेंट को तो कोल्ड ब्लड नहीं देंगे, अगर आपके पास ब्लड वार्मर अवेलेबल है तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर देंगे, या आप कह सकते हैं उसको बॉडी टेम्परेचर पर देंगे तो कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। ईसीजी मशीन भी सेम कोई चीज, अगर कार्डियक कोई चेंजेज है आपको तो उसको शो करेगी। इन्फ्यूजन पंप आपका सिर्फ और सिर्फ इन्फ्यूज करने का काम करेगा। तो दिस इज ब्लड वार्मर इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। A client is receiving a first time blood transfusion of packed RBC. First time उसको PC packed red cell transfusion हो रहा है उसको. How long should the nurse stay and monitor the client to ensure a transfusion reaction will not happen? किसी तरह का उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन न हो, इसीलिए कितने टाइम तक ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर को उसका ऑब्जर्व करना चाहिए, क्लोजली उसके वाइटल साइंस ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द 15 मिनट्स, सेकंड 30 मिनट्स, थर्ड आपका 45 मिनट्स एंड लास्ट 60 मिनट्स। तो कितने टाइम तक आपको पहली बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, पैक्ड आपको आरबीसी जिसको दी जा रही है पेशेंट को, तो कितने टाइम तक वो उसको ऑब्जर्व करे ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर। तो उसमें आंसर आपका जाएगा फर्स्ट 15 मिनट्स आपको उसके क्लोजली वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, ताकि कोई रिएक्शन हो तो उसका आपको पता चल सके। उम्मीद है आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझे चैट के माध्यम से एक बार बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको उसका जवाब दे सकूं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज एक बार उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी के नाम से है, तो उसको भी आप एक बार चेक करते रहें। और हमारा फेसबुक पेज है उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी के नाम से ही, उस फेसबुक नर्सिंग पेज को भी आप डेली अपडेट के लिए, कौन सी एग्जाम होने वाली है, कौन से नया नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए भी आप एक बार उसको डेली चेक किया करें। नई अपडेट्स आपको मिलती रहती है। जैसे कि अभी आपकी जो गुवाहाटी वाला एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, तो हमने फेसबुक पे अपडेट कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। और क्वेश्चन क्विज के लिए, मोर क्वेश्चंस के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप एक काम करें, एक बार उस पर जुड़ सकते हैं। उसका जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आप इस पर आप मुझे भेज सकते हैं 7982881866। इस पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं ताकि मैं आपका नंबर ऐड कर सकूं और ज़्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।